से दोस्ती कर लो, पढ़ाई से दोस्ती कर लो, ये कभी धोखा नहीं देगी, ये कभी धोखा नहीं देगी। मेहनत करने वालों की किस्मत एक दिन जरूर बदल देगी। तो गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर पूजा मैम। आप सभी बच्चों का गोल एकेडमी क्लास में स्वागत करती हूँ बच्चों। आई होप आप सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों आज हमारा लेक्चर 9 है। लेक्चर 9 हमारा क्या होने वाला बच्चों? भ्रूण कोश का विकास। आज के टॉपिक में हम लोग भ्रूण कोश के विकास के बारे में पढ़ेंगे कि भ्रूण कोश कैसे विकास करता है। भ्रूण कोश के बारे में अभी हम आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि इसका कार्य जो होता है वो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है ताकि भ्रूण अच्छी तरीके से विकास कर सके। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, भ्रूण कोश का विकास आज टॉपिक में बिल्कुल अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो उससे पहले आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए मेरे साथ, ताकि जो भी हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए बच्चों। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग भ्रूण कोश के बारे में, जो भ्रूण कोश होता है वो बनता कैसे, उसका निर्माण कैसे होता है वो बच्चों देखेंगे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे देखोगे, ये जो संरचना हम बनाने जा रहे हैं, ये संरचना बच्चों कौन सी है आपकी? ये संरचना भ्रूण कोश की संरचना कहलाती है। किसकी संरचना कहलाएगी बच्चों? भ्रूण कोश की संरचना कहलाती है। यहाँ पे हम नेमिंग लिख देते हैं। ये जो संरचना है ये किसकी है बच्चों? भ्रूण कोश की है। भ्रूण कोश में ही आपका युग्मनज, ठीक है, भ्रूण कोश में ही क्या बनता है? युग्मनज का निर्माण होता है। और बात कर ले, जो भ्रूण कोश होता है वो भी निर्माण की क्रिया कहाँ होगी आपकी बच्चों? भ्रूण कोश में होगी। ये आपकी क्या होती है बच्चों? अंड कोशिका होती। क्या होती है? अंड कोशिका होती है। ठीक है, बात करें इसके बीच में, तो बीच में जो कोशिका उपस्थित होती है उसे हम लोग ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? ध्रुवीय कोशिका कहेंगे। और जो समांतर में जो कोशिकाएं होती हैं, निभाग की जो ओर होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? उन्हें प्रतिमुख कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिमुख कोशिका कहेंगे। ठीक है बच्चों, क्या कहलाएंगी? प्रतिमुख कोशिका कहलाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये जो कोशिकाएं हैं बच्चों, ये कोशिकाएं आपकी क्या कहलाती हैं? इन कोशिका को सहायक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों अभी हमें क्या पढ़ना है, इसमें जो अंड कोशिका होती है उसमें जो पहला नर युग्मक क्या करता है? संलयन की क्रिया करता है, तो क्या बनाता है? युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, पर जब ध्रुवीय कोशिका संलयन होगी, ठीक है, जब ध्रुवीय कोशिका दूसरे नर युग्मक के साथ संलयन करेगी तो क्या बनाएगी? तो यहाँ पे लिखते हैं कि जब दूसरा नर युग्मक, जो कि क्या होता है? अगुणित संरचना में होता है, वो जब ध्रुवीय कोशिका के साथ, ठीक है बच्चों, ध्रुवीय कोशिका के साथ संलयन करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों? क्या बनेगा आपका? भ्रूण कोश का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा बच्चों? भ्रूण कोश का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ पे हम भ्रूण कोश, ठीक है, आपको याद रखना होगा कि जब दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका के साथ संलयन करता है तो क्या बनाता है? भ्रूण कोश बनाता है। ध्रुवीय कोशिका कैसी होती है? द्विगुणित होती है। तो भ्रूण कोश की जो संरचना होगी वो कैसी होगी? त्रिगुणित होगी। कैसी होगी? त्रिगुणित होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। नर युग्मक जब ध्रुवीय कोशिका के साथ संलयन करेगा, नर युग्मक कैसी होती है? अगुणित संख्या में होती है और ध्रुवीय कोशिका द्विगुणित संख्या में होगी। जब संलयन करेगी तो एक त्रिगुणित संख्या की कोशिका बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं भ्रूण कोश। ठीक है, तो अब इसी को हम लोग डायग्राम की सहायता से समझ लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहली चीज, जब ध्रुवीय कोशिका के साथ संलयन करेगा तो पहली जो अवस्था कहलाएगी, जो पहली अवस्था होगी उसमें जो आपका भ्रूण कोश होगा, जो बनेगा, जो पहला निर्माण होगा वो क्या बनेगा बच्चों? वो आपका क्या कहलाता है? प्राथमिक। क्या कहेंगे बच्चों? प्राथमिक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्राथमिक भ्रूण कोश। ठीक है, भ्रूण कोश की बात करेंगे केंद्रक। इसका जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है बच्चों? प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। ठीक है, क्या नाम होगा? प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। और ये संख्या में कैसा होगा? त्रिगुणित ही रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में बच्चों क्या कहते हैं? इसको शॉर्ट में आप याद रखोगे PEN कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? PEN कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में आप क्या याद रखेंगे? PEN कहते हैं। ठीक है,
शॉर्ट में क्या होगा, PEN, फुल फॉर्म इसका ऐसे होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है, पहला जो निर्माण होता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का होता है। और ये क्या है बच्चों, युग्मनज है, ठीक है, युग्मनज है, ठीक है। और ये जो क्रिया होती है, ये क्रिया क्या कहलाती है, आपकी त्रिसंलयन की क्रिया कहलाती है, ठीक है बच्चों। ये जो आपकी क्रिया कहलाएगी, ये क्रिया कैसी होती है, आपकी त्रिसंलयन की क्रिया होती है, ठीक है। त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप ही क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है, ठीक है। त्रिसंलयन की क्रिया के फलस्वरूप ही क्या बनेगा बच्चों, आपका भ्रूणपोष बनता है, ठीक है। क्रिया याद रखिएगा। त्रिसंलयन नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगुणित और द्विगुणित संख्या क्या बनाती है, त्रिगुणित बनाती है, तो इसी वजह से इसका नाम भी क्या है, जस्ट है त्रिसंलयन है, ठीक है। अब बच्चों बात कर लेते हैं, जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है, इसमें लगातार क्या होगा, विभाजन होगा, ठीक है बच्चों। क्या होगा, विभाजन होगा, जिससे विभाजन होने की वजह से ये क्या करेगा, कोशिकाओं का निर्माण लगातार करता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे केंद्रक में विभाजन होगा और फिर उसके बाद कोशिकाओं का निर्माण होगा। इस तरीके से आपको क्या, भ्रूणपोष की संरचना बनती है, किसकी संरचना बनती है, भ्रूणपोष की संरचना बनती है। और यहीं पे बच्चों आपका क्या उपस्थित होता है, युग्मनज होता है, जो आगे चल के किसमें परिवर्तित हो जाता है, जो आगे चल के किसमें परिवर्तित होगा बच्चों, आगे चल के भ्रूणपोष में बदल जाता है, ठीक है। तो पहली चीज हम ये बात कर लेते हैं, ये क्या होता है बच्चों, ये आपका भ्रूणपोष का निर्माण कर लेता है और ये आगे चल के क्या होता है, भ्रूण बन जाता है, ठीक है। क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ सिंपल से इतना याद रखना है कि नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका के साथ संलयन करेगा तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, जिसे शॉर्ट में हम लोग PEN कहते हैं। फिर इसमें लगातार क्या होगा बच्चों, विभाजन होगा, विभाजन से क्या होंगी, कोशिकाएं बनेंगी, और जैसे जैसे कोशिकाएं बनती जाती हैं, भ्रूणपोष क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। जैसे जैसे कोशिकाओं का विकास होगा, वैसे भ्रूणपोष क्या करेगा, भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा, ताकि जो भ्रूण भी है वो पूरी तरीके से विकसित हो सके, परिपक्व हो सके, ठीक है। तो यही एक संरचना है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक त्रिगुणित ऊतक है जो आवृतबीजी पौधों में निषेचन के बाद बनता है, ठीक है। कह सकते हो कि एक ये त्रिगुणित ऊतक होता है जो निषेचन क्रिया कौन सी, त्रिसंलयन की, ठीक है। यह विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसका कार्य ये मेन आपका याद रखना है, भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है, पोषण प्रदान करना। देखो इसके नाम में ये क्या है, पोष यानी पोषण, ठीक है। और भ्रूण लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, ठीक है बच्चों। अब भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, अभी हमने आपको बताया निर्माण, फिर भी इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द्विनिषेचन की प्रक्रिया के दौरान एक नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका के साथ संलयन करता है, इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं, ठीक है। जब दूसरा नर युग्मक इसके साथ संलयन करेगा, ध्रुवीय कोशिका की केंद्रक के साथ संलयन करता है, तो वो बच्चों क्रिया कौन सी कहलाती है, त्रिसंलयन की, ठीक है। त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, ठीक है। सबसे पहली चीज त्रिसंलयन की क्रिया होती है, तो सबसे पहला जो निर्माण होता है वो क्या बनता है, भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, जिसे शॉर्ट में हम लोग PEN कहते हैं। यही PEN आगे चल के भ्रूणपोष के रूप में विकसित होता है, ठीक है। यही आगे चल के क्या बन जाता है, भ्रूणपोष में विकसित हो जाता है। अब बच्चों भ्रूणपोष की जो निर्माण की क्रिया है, ठीक है, उसको हम आरेख में समझ लेते हैं। पहला नर युग्मक और द्वितीय केंद्रक के साथ संलयन हुआ, कौन सी क्रिया हुई, त्रिसंलयन की क्रिया हुई, जिससे क्या बना, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना, जो कि 3n की संख्या में है। और फिर उसके बाद भ्रूणपोष का क्या होता है, विकास होता है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं भ्रूणपोष के प्रमुख कार्य और महत्व, क्या कार्य होते हैं, क्या महत्व होते हैं। तो पहला कार्य इसका मेन आपको याद रखना होगा, पोषण। ये भ्रूण को क्या करता है, पोषण देता है, ताकि भ्रूण क्या अच्छी तरीके से विकास कर सके, ठीक है। तो ये विकासशील भ्रूण को निरंतर भोजन और पोषण प्रदान करता है, ताकि वह स्वस्थ रूप से विकास कर सके, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। आगे भोजन संचय का कार्य करता है, ठीक है। इसमें जो भी भोजन होता है वो संचय करके रखता है, ताकि पोषण दे सके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा प्रचुर मात्रा में संचित होते हैं, जो बीज अंकुरण के समय काम आते हैं, ठीक है। जब बीज अंकुरित होता है, ठीक है, जब बीज क्या होता है अंकुरित, जब उससे पहली पत्ती निकलती है, तब तक उसे पोषण प्रदान करने का कार्य किसके पास में होता है, भ्रूणपोष के कार्य में, ठीक है। और इसमें मेनली आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा आपको बीज का विकास, सबसे पहले भ्रूणपोष की उपस्थिति बीज के परिपक्व होने में मदद करती है। कुछ बीज जैसे मक्का में ये अंत तक बना रहता
होता है, ठीक है। तीसरा आपको पॉइंट ये याद रखना होगा कि भ्रूण कोश तब तक उपस्थित रहता है कि जब तक भ्रूण का अच्छी तरीके से विकास ना हो जाए। पर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें आखिरी तक बने रहते हैं, ठीक है, आखिरी तक बने रहते हैं, जैसे कि मक्के के पौधे में, ठीक है। मक्के के पौधे में क्या होता है, भ्रूण कोश अंत तक बना रहता है उन्हें पोषण प्रदान करने के लिए, ठीक है, भ्रूण की सुरक्षा करता है, ठीक है। यह भ्रूण के चारों ओर के सुरक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करता है और उसे प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाता है, ठीक है। कुल मिलाकर ये उसका एक रक्षा कवच होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारी जो मदर होती है, हमारी जो मम्मियां होती, मम्मी क्या करती है, हमें हर मुसीबतों से प्रोटेक्ट करके रखती है, हमारा स्वास्थ्य सही रखती है, हमारी पढ़ाई करने में मदद करती है बच्चों। उसी तरीके से भ्रूण के लिए क्या होता है, भ्रूण कोश होता है, ठीक है। भ्रूण कोश उसे पोषण प्रदान करता है, उसे सही उसका जो भोजन होता है वो संचय करके रखता है, उसकी रक्षा करता है, सुरक्षा उसके आसपास एक सुरक्षात्मक आवरण बना के रखता है ताकि उसे कोई भी कठिनाई ना हो सके और वो अच्छी तरीके से विकास कर सके, ठीक है। तो उसी तरीके से ना जैसे हमारी मम्मियां भी क्या करती हैं, हमें सुरक्षित करके रखती हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे यही आप उदाहरण में याद रखना कि जैसे मम्मी हम लोगों को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, उसी तरीके से भ्रूण को भ्रूण कोश प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, भ्रूण कोश के विकास के प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो भ्रूण कोश के जो विकास होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं बच्चों, 3 प्रकार से होते हैं। पहला प्रकार आपको याद रखना होगा मुक्त, पहला प्रकार आप याद रखोगे मुक्त केंद्रकीय, क्या याद रखेंगे बच्चों, पहला प्रकार मुक्त केंद्रकीय भ्रूण कोश, ठीक है। पहला प्रकार क्या याद रखेंगे, मुक्त केंद्रकीय भ्रूण कोश लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आपको ये चीज बता देते हैं कि जब केंद्रक में लगातार विभाजन होता है, ठीक है, जब बात करें जब केंद्रक में लगातार विभाजन होगा, केंद्रक के विभाजन के द्वारा जो भ्रूण कोश बनता है उसे मुक्त केंद्रकीय भ्रूण कोश कहते हैं, ठीक है। अब बात करें दूसरा, तो दूसरा प्रकार आपका कोशिकीय भ्रूण कोश कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, कोशिकीय भ्रूण कोश कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा बच्चों, कोशिकीय भ्रूण कोश कहलाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जब कोशिकाओं में विभाजन होकर भ्रूण कोश बनता है उसे हम लोग कोशिकीय भ्रूण कोश कहते हैं, ठीक है। तीसरा आपको बच्चों याद रखना होगा, तीसरा प्रकार आप क्या याद रखेंगे, हेलोबियल, ठीक है। तीसरा प्रकार आप क्या याद रखोगे, हेलोबियल भ्रूण कोश, ठीक है। क्या याद रखेंगे, हेलोबियल भ्रूण कोश, या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है, ये क्या होता है, मध्य एवं मध्य प्रवेश, ठीक है, या कह सकते हो मध्य भ्रूण कोश, ठीक। 3 ही प्रकार होते हैं और बहुत आसान से है, शब्दों में भी इनका अर्थ लिखा हुआ है, ठीक है। मुक्त केंद्रकीय भ्रूण कोश यानी कि जब केंद्रक में विभाजन होगा तो उसे हम लोग केंद्रकीय भ्रूण कोश कहेंगे। कोशिकीय भ्रूण कोश यानी जब कोशिकाओं के द्वारा विभाजन हो जाता है तो वो कोशिकीय भ्रूण कोश कहलाता है। हेलोबियल भ्रूण कोश दोनों का मिला जुला संगम कहलाता है, ठीक है। इसमें केंद्रक के द्वारा भी और कोशिकाओं के द्वारा दोनों मिल जाते हैं, तब जाके आपका क्या बनता है, हेलोबियल भ्रूण कोश बनाता है। अब एक एक करके तीनों को समझते हैं। तो पहला भ्रूण कोश का जो पहला प्रकार होता है वो केंद्रकीय भ्रूण कोश होता है। ये सामान्य प्रकार का होता है, हर एक पौधे में ज्यादातर पाया जाता है। अब प्रक्रिया देखते हैं, इसमें प्राथमिक भ्रूण कोश, ठीक है, इसमें प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बार बार विभाजित कई मुक्त केंद्रक बनाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो केंद्रक होंगे उसमें लगातार विभाजन होगा और उसमें क्या बनाएगा, मुक्त केंद्रक बनाता है। आगे शुरुआत में इन केंद्रकों के बीच कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। जब शुरुआती प्रारंभिक जो अवस्था होती है, जब केंद्रकों में विभाजन होगा तो कोशिका भित्ति यहाँ पे निर्माण नहीं होगी। आगे रिक्तिका का केंद्र के एक बड़ी रिक्तिका बनने के कारण सभी किनारों पर परिधि की ओर चले जाते हैं, ठीक है। कहने के मतलब है, यहाँ पे हम आपको डायग्राम, यहाँ डायग्राम दिया गया है आपको, ये कौन सा डायग्राम है बच्चों, केंद्रीय भ्रूण कोश का डायग्राम है। फिर भी हम आपको एक समझा देते हैं कि क्या होगा कि यहाँ पे जो केंद्रक होता है, ठीक है, मान लो एक केंद्रक होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये क्या है, भ्रूण कोश है। इसमें एक केंद्रक में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। जब समसूत्री विभाजन होगा तो इसमें कई विभाजन होते हैं, ठीक है, कई सारे क्या होंगे, केंद्रक का मुक्त केंद्रकों में विभाजन होगा। इस तरीके से कई सारे मुक्त केंद्रक बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या उपस्थित रहता है, युग्मनज बना रहता है, ठीक है। क्या बना रहता है, युग्मनज बना रहता है। अब केंद्रकों में जब विभाजन होगा तो कोशिका भित्ति नहीं बनेगी, क्या होगा, जो रिक्तिका होगी, ठीक है, क्या होगी बच्चों,
जो रिक्तता होगी वो क्या करेगी, किनारे में क्या कर देगी, जितने भी केंद्रक होंगे उन्हें किनारे ढकेल देती है, ठीक है, किनारों में ढकेल देती है, ठीक है। इसको हम डायग्राम को और अच्छे से बता देते हैं। ये आपकी क्या है, रिक्तिका। रिक्तिका क्या करती है, केंद्रकों को किनारे में ढकेल देती है। और बात कर लेते हैं, बीच में आपका रिक्तिका बन जाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे नारियल का पानी, मक्का और गेहूं, ठीक है। आपको उदाहरण में क्या याद रखना होगा कि जो नारियल होता है और जो मक्का होता है और जो गेहूं होता है उसमें केंद्रीय विभाजन होता है, केंद्रीय भ्रूणकोश होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला, सबसे पहली चीज इसको आरे के तौर पे, तो सबसे पहले क्या होगा, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक में विभाजन होगा, ठीक है। इसमें मुक्त केंद्रकों का निर्माण होता है, फिर केंद्रीय रिक्तिका बनती है और परिधि विन्यास, मतलब जो केंद्रक होते हैं वो किनारों पे जाके एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। आगे बच्चों, अगला आया है कोशिकीय भ्रूणकोश। तो कोशिकीय भ्रूणकोश का ये चित्र होता है, इसमें कोशिकाओं में क्या होता है, देखो एक कोशिका से दो कोशिका, ठीक है, क्या बन रही है बच्चों, एक कोशिका से दो कोशिका। फिर यहाँ देखो लगातार जो विभाजन है वो किससे बना हुआ है, कोशिकाओं में विभाजन हुआ है, ठीक है। तो इसमें प्रक्रिया में क्या होगा, इसमें प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र के प्रत्येक विभाजन के तुरंत बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। स्टार्ट में केंद्रिका में कोशिका भित्ति नहीं बनती, इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। यह शुरू से ही कोशिका प्रकृति का होता है, इसमें मुक्त केंद्रक नहीं पाए जाते। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद करना है आपको, केंद्र की विभाजन है तो उसमें मुक्त केंद्रकों का निर्माण होगा, कोशिका भित्ति नहीं बनेगी। और बात कर लेते हैं कोशिकीय भ्रूणकोश में, तो इसमें केंद्रक आपके नहीं उपस्थित होते, इसमें कोशिकाओं में विभाजन होता है और कोशिका भित्ति बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखना होगा धतूरा, पेटोनिया और विस्कम याद। आगे थर्ड वाला लास्ट है आपका हेलोबियल भ्रूणकोश, ठीक है। ये इस तरीके से नीचे की ओर क्या होता है, पतला हो जाता है। सबसे पहले ये केंद्रकीय और कोशिका दोनों प्रकार के भ्रूणकोशों का एक मिश्रित, मतलब ऊपर देखो केंद्रकों में विभाजन हो रहा है, नीचे कोशिकाओं में विभाजन होता है। तो प्रक्रिया पढ़ लेते हैं। इसमें पहला विभाजन कोशिकीय होता है, जिसमें एक बड़ी बीजांडद्वारी कोशिका और एक छोटी निभागीय कोशिका बनाती है, ठीक है। पहला जो विभाजन होगा वो कोशिकीय विभाजन होगा, जिससे बीजांड द्वार निर्माण होगा, और दूसरा निभागीय क्षेत्र बनेगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो चरण होगा, इसके बाद इन दोनों कोशिकाओं के केंद्र की विधि से विभाजित होता है, मतलब इसमें दोनों कोशिकीय विभाजन भी होगा और केंद्रिक विभाजन। पर पहला जो विभाजन होगा वो कैसा विभाजन होगा, कोशिकीय विभाजन होगा, और दूसरा क्या होगा, केंद्रिक विभाजन। उदाहरण के तौर पे आपको याद रखना होगा, एक बीज पौधों में जो एलोबियल्स गण के जो सदस्य पाए जाते हैं, जैसे कि एस्फोडेलिस, ठीक है। एस्फोडेलिस जो एक बीज पत्री एक पौधों में होता है, वही आपका क्या होगा, उदाहरण कहलाएगा, ठीक है। किसका, हेलोबियल भ्रूणकोश का कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका छोटा सा बहुत बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट था। भ्रूणकोश का विकास पढ़ना था, जो कि 3 प्रकार का था, एक केंद्रीय था, दूसरा कोशिकीय, तीसरा हेलोबियल्स था, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझ चुके हैं। आप कुछ क्वेश्चन दिए इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, टॉपिक हमें पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बच्चों, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक किस प्रक्रिया द्वारा बनता है, ठीक है। तो आप जल्दी से आंसर में हमें बताइए कि जो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा बनता है। तो आप बताएंगे त्रिसंलयन, ठीक है। क्या बताएंगे बच्चों, त्रिसंलयन की प्रक्रिया के द्वारा बनेगा। अगला, भ्रूणकोश का निर्माण किस निषेचन के फलस्वरूप होता है। तो कौन सी निषेचन की क्रिया के द्वारा होगा बच्चों, तो आप बताएंगे द्वितीय निषेचन। कौन सा निषेचन, द्वितीय निषेचन के द्वारा क्या बनेगा, भ्रूणकोश बनेगा, ठीक है, द्वितीय निषेचन, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से रीड करिए, भ्रूणकोश का मुख्य कार्य क्या होता है। नाम में देखो इसका कार्य छुपा हुआ है, नाम में ही क्या है, कार्य छुपा हुआ है। पोष यानी पोषण, और भ्रूण लिखा हुआ है यानी भ्रूण को पोषण देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोषण प्रदान करना। क्या हो जाएगा बच्चों, पोषण प्रदान करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भ्रूणकोश का निर्माण बीज में किस भाग में होता है, ठीक है। तो जो भ्रूणकोश होता है वो कहाँ पे निर्माण होता है, इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है। तो आप बताएंगे भ्रूणकोश में, ठीक है। आप क्या बताएंगे, भ्रूणकोश में, ठीक है। बहुत आसान से है, टॉपिक बहुत अच्छा है, ठीक है। नारियल का पानी किसका उदाहरण होता है, नारियल का पानी उदाहरण हमने किसमें बताया था बच्चों। तो आप सभी बताएंगे मुक्त केंद्रकीय, ठीक है, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणकोश,
ठीक है, भ्रूण कोश। अगला क्वेश्चन जल्दी से रीड करिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? एंडोस्पर्म शब्द का हिंदी नाम क्या है? एंडोस्पर्म, अभी हमने आपको बताया था प्राथमिक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसकी हिंदी क्या बताती है? प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। तो इसी तरीके से एंडोस्पर्म का क्या हो जाएगा? भ्रूण कोश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? भ्रूण कोश हो जाएगा। ठीक है, अगला, भ्रूण कोश के विकास के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं बच्चों? तो आप बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। हेलोबियल भ्रूण कोश सामान्यतः किन पौधों में मिलता है? ठीक है, जो हेलोबियल होते हैं वो ज्यादातर किसमें पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे एक बीज पत्री। ठीक है, क्या बताएंगे? एक बीज पत्री, एक बीज पत्री पौधों में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। जो टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने एमसीक्यूज के तौर पे कंप्लीट कर दिए हैं। ऐसे ही आपके एमसीक्यूज भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे ये वन वर्ड वाले हैं उसी तरीके से आपके एमसीक्यूज भी इससे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा टॉपिक क्या होता है बच्चों? बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों थैंक यू, आप सभी बच्चों का बहुत ही ज्यादा थैंक यू हम बोलेंगे कि आप लास्ट तक क्लास में बने रहे। बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ा। इसी तरीके से आप घर पे भी अच्छी तरीके से जो हम टॉपिक पढ़ाते हैं उसका रिवीजन एक बार करते रहा करिए। ठीक है, तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब बच्चों आपको अगर इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। ठीक है, नेम, क्लास और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं आप अगर इस नंबर पे हमें मेंशन कर दोगे तो आपको इस क्लास की जो पीडीएफ होगी या कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है आप यहाँ से हमें पूछ सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज बच्चों, अगर क्लास में नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अच्छी तरीके से लाइक कर दीजिए और आप बाकी बच्चों को, बाकी फ्रेंड्स को इस ये जो वीडियो है उसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ सके। तो आज के लिए बच्चों राधे राधे।